जहां मिर्जापुर में बारिश के बाद एक कॉलेज की छत गिर गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त छत गिरी उस वक्त कमरे में छात्र और छात्राएं मौजूद नहीं थे। स्कूल संचालन के दौरान हादसा होता तो बड़ी जनहानि यहां पर हो सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम मौके पर पहुंचे। विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने क्षतिग्रस्त भवन के साथ साथ स्कूल के बाकी कमरों की स्थिति का भी जायजा लिया है, जिसके बाद डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। झांसी के सुभाषगंज में मेडिकल स्टोर पर अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। शटर से धुआं निकलता हुआ देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। फिलहाल मौके पर बड़ा हादसा होने से टल गया है। बांदा में आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और खाद्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मिलावट रोकने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट और खाद्य विभाग की टीम ने कई इलाकों में छापेमारी का अभियान चलाया है। इस दौरान अधिकारियों ने खोआ मंडी और कई जगहों पर पहुंचकर खाने की गुणवत्ता की जांच की और खोए के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। साथ ही मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भाई जय हम पढ़ाते रहे 3 तक पढ़े, फिर के बाद हमारे दाई बाबू जाते चारों धाम तो दुआ के तब करेंगे। बहराइच में नेपाल की ओर से तेज बहाव में बहकर 5 जंगली हाथी घाघरा बैराज पे पहुंच गए। इनमें 3 छोटे शावक भी शामिल थे। ये हाथी पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। हाथियों के झुंड को बैराज की ओर बहता देखकर वन विभाग और सिंचाई विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। कानपुर नगर निगम में टेंडर पूल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 ठेकेदारों संदीप जैन और रंजन वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य सरगना गोविंद शर्मा की तलाश की जा रही है। उसकी लोकेशन राजस्थान में मिली है। अवैध वसूली और जबरन ठेके हासिल करने के मामले को लेकर 6 कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। स्वरूप नगर थाने में 5 और फजलगंज थाने में 1 मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर आयुक्त ने 100 करोड़ के टेंडरों को निरस्त कर दिया है। निरस्त टेंडर ई टेंडर के जरिए दोबारा कराए जाएंगे। दोषी अभियंताओं और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गैंग बनाकर नगर निगम में टेंडर पूल करा लेते थे। सीएम योगी से मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बता रहा हूँ, अभी ये गोविंद शर्मा है, ये अभी फरार है। ये कानपुर से कई सालों से काम कर रहा है। ये है गोविंद शर्मा, चीफ ठेकेदार। जा चुके हैं, 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और 1 अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे और 85% डाउन पे ठेका डलवाने की बात करता था और लॉटरी के माध्यम से ड्रॉ निकलवा करके आवंटन किया जाता था, जिसको नगर आयुक्त द्वारा इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और अब ई टेंडरिंग ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से टेंडरिंग होगी है, जिसमें करीब 100 करोड़ के इन्होंने टेंडर को निरस्त करके और शीघ्र जो है री टेंडरिंग 10-15 दिन के अंदर प्रोसेस पूरा करके जो लंबित कार्य है और ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से उनको अलॉट कर दिया जाएगा। महोबा के जिला महिला अस्पताल में महिला मरीजों से इलाज के नाम पर वसूली का एक मामला सामने आया। राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी के औचक निरीक्षण के दौरान मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत की है और बताया कि डिलीवरी के नाम पर 1100 से लेकर 5000 रुपए तक की अवैध वसूली और चाय नाश्ते के नाम पर अलग से रुपए लिए जा रहे हैं। पैसे न देने पर मरीजों को सीधे रेफर करने की धमकी भी दी जाती है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कौन दिया था? मैं नर्सों को भी बुला रही हूँ और उनसे पूछूंगी कि पैसे क्यों मांगे जाते हैं, क्योंकि ये शिकायत एकदम सही है, एक से नहीं कई महिलाओं से मांगी गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
सफाई कर्मी अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उनके ठेकेदार को चेतावनी देके बोला जाएगा, या तो वो सफाई कर्मी बदलें या और सफाई कर्मी दिए जाएं। मैंने यहाँ डॉक्टर साहब को भी बोला है कि आप शासन को लिखिए कि यहाँ ज्यादा सफाई कर्मियों की जरूरत है। बलिया से लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चियों को दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। बच्चियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। गजवार थाना क्षेत्र से लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियां लापता हुई थी। स्कूल से बच्चियां देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों की सूचना पे तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस टीम का गठन करके तत्काल उपरोक्त लड़कियों की बरामदगी प्रयास स्टार्ट किए गए। इस संबंध में थाना गढ़वाल पुलिस को सफलता मिली, जिसके तहत दिल्ली रेलवे स्टेशन से तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ती, ये कहा और फैसले पर सियासत अब गर्मा गई है। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम छात्रा की हिजाब वाली याचिका खारिज। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की इजाजत नहीं। यूपी के प्रयागराज में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 11वीं की छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। मामला प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के टैगोर पब्लिक स्कूल का है। 11वीं में दाखिला लेने वाली छात्रा ने अपनी मां के जरिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। छात्रा का दावा था कि वो 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ी और तब सिर पर स्कार्फ पहनने पर स्कूल की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 11वीं में दाखिले के वक्त स्कार्फ को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्रा ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का अधिकार है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने पूरे मामले में संतुलन की बात कही। नहीं, सही फैसला है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना। धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्कूल और शिक्षा को धर्म से अलग रखने की बात कही तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। वो सही फैसला है क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। और इस सिलसिले में मुसलमानों के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ या कन्फ्यूजन नहीं है और हिजाब और पर्दे का हुक्म अल्लाह ने खुद कुरान में दिया है और इस वजह से ये कहना कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, बल्कि हिजाब इस्लाम का एक इंटीग्रल और अटूट हिस्सा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश देकर ये लकीर खींच दी है कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और समानता के नियम किसी के व्यक्तिगत या धार्मिक दावों से ऊपर रहेंगे। इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज की कुछ महिलाओं से बातचीत की गई जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। आप बताइएगा किस नजर से देखते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले?
हाई कोर्ट का फैसले का मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया बहुत सही लिया है, क्योंकि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है। वहाँ शिक्षा सबको समान मिली जाती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो बराबर दी जाती है। अगर किसी लड़की को हिजाब पहनने का उनका एक मजहबी है, आप पहनिए, अच्छी बात है, हम उसको फॉलो भी करते हैं। वो स्कूल की जो जैसे बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री स्कूल के गेट के बाहर है, आप वहाँ उतार के अपने बैग में रख लीजिए। आप क्लास के अंदर एंट्री कीजिए तो बिना हिजाब के कीजिए। लड़कियां हिंदुस्तान में सेफ रहें और हिजाब पहन के स्कूल में जाएं, बाहर उतार लें और अंदर अपनी ऐसी रहें जैसे सब फ्रेंडें रहती हैं। जौनपुर में सरकारी स्कूलों को लेकर आम आदमी पार्टी के दावे ने शिक्षा विभाग और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी का आरोप है कि जिले के 5 सरकारी विद्यालय सरकारी रिकॉर्ड में तो संचालित हैं, लेकिन मौके पर इनका अस्तित्व नहीं मिला। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कथित तौर पर इन स्कूलों को ढूंढ कर लाने वाले 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। वहीं पार्टी नेताओं ने अधिकारियों से स्कूलों के संचालन और जगह को लेकर जवाब मांगा है। हालांकि संबंधित अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और मामले की जांच की बात कही जा रही है। यूडाइस पर आप जाएंगे, 5 विद्यालय मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर कन्या, कंपोजिट विद्यालय गदन अर्जानी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार, प्राथमिक विद्यालय बाग हासिम। ये 5 विद्यालय हैं। ये 5 विद्यालय के भवन गायब हैं। इसके भवन पूरे आप शहर में ढूंढ डालिए, इसके भवन आपको नहीं मिलेंगे इनके पते पर। आगरा में दिव्यांगजनों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर अनोखे अंदाज में किया है प्रदर्शन। सुभाष पार्क में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन जिला मुख्यालय पहुंचे, मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने हाथ में कटोरे लेकर भीख मांगते हुए प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत और मांगों को संज्ञान में लाने के बावजूद उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालय का गेट भी बंद कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है और जल्द उनकी मांगों का समाधान किया जाने का आश्वासन दिया है। मैडम ये लिफाफा बनाया आप, उसका नंबर ले लो, अभी बात कर लो ना, आप नंबर ले लो। अभी रुको मैडम। हमारी बार बार ज्ञापन देकर हमारे डस्टबिन में डाल दे जाते हैं। हम पार्टी के होकर हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। अगर ये मांग हमारी 1 महीने के अंदर नहीं सुनते हैं तो 29 तारीख को, अगली 29 तारीख को हमने कहा जो आप अधिकारी जो आपके बस में हो उन मांगों को पूरा कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो 29 तारीख को विधानसभा का लखनऊ का हम घेराव करें। भीख मांगने का जो इनका संकेत है, क्या बार बार नहीं सुन रहे हैं, तो भीख मांगने को दर्शाया गया है कि दिव्यांग कहाँ जाए, दिव्यांग के लिए रोजगार नहीं है कहीं। तो हमारी जो सरकार की योजनाएं, जो पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है, रोजगार है, पेंशन है, आवास है, ये तमाम सरकार की योजनाएं वो धरातल पर उतरे। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 54 के जंगल में मिले शव के मामले का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान आयुष शुक्ला उर्फ हैप्पी के तौर पर हुई है। नाबालिग आयुष की हत्या का आरोप उसके नाबालिग दोस्त पर ही है। आपसी विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना थाना सेक्टर 24 क्षेत्र की है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस तो 4 दिन पहले मेरे बच्चे को पा गई। थाने वाले सब जानते थे, फिर भी हमको नहीं बताए। जब हम ढूंढते फिर रही थी तब मुझे बताया, तब भी नहीं बताया। आज जब मैंने बजरंग दल वाले को बोला कि मैं बुला रही हूँ तब मुझे यहाँ लेके आए। जब मेरे बच्चे सड़ा डाला, इससे पहले नहीं दिखाया। वो मृतक है और जो आरोपी हैं वो सभी नाबालिग हैं और आपस में पूर्व से मित्र रहे हैं। टीम के द्वारा एक बालकचारी को अभिरक्षा में लिया गया है। अन्य बालकचारी को भी न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु टीम रवाना है। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें कोई भी जाहिरा चोट का मेंशन नहीं है। आगरा से धोखाधड़ी के एक मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। जालसाजी का आरोपी खुद को मरा हुआ बताकर करीब 13 सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। वादी पक्ष ने आरोपी ताराचंद को स्कूटर चलाते हुए देखा। उसकी तस्वीर खींचकर अदालत में उसके जिंदा होने का सबूत पेश किया। कोर्ट ने ताराचंद शर्मा को जेल भेज दिया है। मामला है 1999 का। ताराचंद शर्मा के खिलाफ फर्जी वसीयत तैयार करने और धोखाधड़ी के आरोप थे। खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए आरोपी ताराचंद ने खुद को मरा हुआ दिखा दिया।
करीब 13 साल फरार होने के बाद जीवित होने के पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने आए तो आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। और इसमें ताराचंद शर्मा गवाह थे जो अभी तक हाजिर नहीं हुए थे। जब इनको देखा गया, इनकी फोटो खींची गई, आरटीओ से पूछताछ करके जब ये सारा काम कराया गया तब ये हाजिर हुए हैं और उसके बाद ये अब जेल गए हैं। जी, ये मामला केस किसने दर्ज किया था? आपके पिताजी द्वारा? पिताजी ने मेरे केस किया था। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक, जिसमें 24 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे अहम प्रस्ताव है परिवहन विभाग का, जिसमें 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री में बस यात्रा की तैयारी की है। इसे मंजूरी मिल गई है। करीब 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बुजुर्ग महिलाएं वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकेंगी। साथ ही हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारित होगा। 10,761 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार होगा। बिजनौर से हरिद्वार की कनेक्टिविटी आसान होगी और साथ ही JP निक की प्राइवेट सेक्टर को देने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सीएम योगी ने यूपी में नौकरी देने को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में 9,30,000 सरकारी नौकरी युवाओं को दी, लेकिन 2017 से पहले सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। आज पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले नकल माफिया हावी था, नौकरी पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था, लेकिन 2017 के बाद से बीजेपी के शासनकाल में पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी मिली है। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। युवाओं को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। अलग अलग स्टेज में हर हफ्ते नियुक्ति पत्र देंगे। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। लखनऊ में सीएम योगी ने चुने गए कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। कृषि विभाग के लिए 3,446 प्राविधिक सहायकों को चुना गया है। वहीं मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को सीएम योगी ने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूपी में 7 महीने की चीनी मौजूद है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी पूरे भारत में चीनी सप्लाई कर सकता है। यूपी में 1 महीने में कुल 4 लाख टन चीनी की खपत होती है। उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 28 लाख टन यानी कि 280 लाख क्विंटल चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। इस हिसाब से राज्य के पास अगले 7 महीने के लिए पर्याप्त चीनी सुरक्षित है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का
फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने ट्वीट में एक प्रेस रिलीज शेयर किया है जिसमें बताया है कि बीएसपी अकेले ही पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव लड़ेगी और अच्छा रिजल्ट आने का संकल्प लिया है। मायावती का कहना है कि इन चुनावों में बीएसपी कर्मठ और ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाने पर जोर देगी। इसके अलावा 9 अक्टूबर को बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती को देश भर में बड़े पैमाने पर इसे मनाने का ऐलान किया गया है। मायावती ने बताया है कि पार्टी संगठन की लंबी बैठक के बाद इन निर्णयों पर सहमति बनी है। ग्रेटर नोएडा में बीएसपी की रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार और साथ ही साथ एसपी और कांग्रेस पर भी एक साथ निशाना साधा। महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधने के साथ ही आकाश आनंद ने अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर भी तंज कसा। आकाश आनंद ने कहा कि ये भी सिर्फ झूठ बोलते हैं। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने रातों रात आंदोलन हाईजैक किया, उसी की आड़ में संसद नहीं चलने दी गई। एक तरफ भाजपा, कांग्रेस और सपा की ये सरकारें हैं जो ऐसे काम करती है जो आप लोगों के हित में नहीं, और आपके लोगों को, हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को दबाने के, कुचलने के, आपस में बांट के झगड़ाने में उसके काम करती है। और दूसरी तरफ आपके आदरणीय बहन हमारी मायावती जी हैं जिनकी सरकार के दौरान उन्होंने सिर्फ संविधान को मानते हुए संभल में 30 से ज्यादा कब्जेदारों को नोटिस दिया गया है। महानगर योजना 2031 के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कई दुकानदारों को कब्जा हटाने का नोटिस मिला है। जेई ने पुलिस फोर्स के साथ ये नोटिस दिया। वहीं दुकानदारों ने सिर्फ जामा मस्जिद के पास दुकानों की पैमाइश का आरोप लगाया और कोर्ट में नोटिस का जवाब देने का भी दावा किया है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर में आने वाला हर एक पैसा दान पेटी या फिर ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर के खजाने में जमा होना चाहिए। साथ ही दान की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए इस नई व्यवस्था को बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंदिर के कोष से संपत्ति खरीदने से जुड़े हुए किसी भी प्रस्तावित लेन देन को अदालत के सामने पेश करना होगा। यानी कि मंदिर में आने वाले दान से लेकर उसके इस्तेमाल तक हर लेवल पर अपारदर्शिता और हिसाब किताब सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।